नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर एक नया कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज जो कहानी है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी ही मोटिवेशन है। दोस्तों, एक कौवा ने बताया, चाहे कितने भी सगे हो लेकिन यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कभी गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बड़ा ही अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बड़ी खुश रहती थी। वह सेठ हर महीने अपनी पत्नी के लिए नए नए गहने खरीदता था और पत्नी को बड़ा प्रसन्न रखता था। दोस्तों, सेठ के घर के बगीचे में एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। सेठ और सेठानी दोनों कौवे की बड़ी सेवा करते थे, बड़ी देखरेख करते थे, क्योंकि वह कौवा कई सालों से उनके घर में रह रहा था। सेठ हर रोज कौवे को खाने के लिए घर का भोजन देता था और कौवा भी उनसे बड़ा प्रेम करता था। वह कौवा अपनी जिंदगी में बड़ा सुख था। उसको दाना पानी लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उसको स्वादिष्ट दाना पानी खिलाते थे। सेठ की जो पत्नी थी सेठानी, वह बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी, बड़ी ही भोली थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। सेठ की पत्नी अपने पति से पूछती है कि पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ सारी बात बता देता है। सेठ कहता है कि प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ और फला जगह से अनाज खरीद कर और महंगे दामों में बेच देता हूँ। अब अपने पति की यह बात जानकर वह सेठानी बड़ी प्रसन्न होती है। सोचा, मेरे पति तो बड़े ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होना चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। अब वह सेठ की पत्नी पूरे नगर में इस बात को फैला देती है कि इस तरीके से हमारे पति पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। दोस्तों, अब क्या था कि नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चलता है कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है तो वह सभी अनाज का धंधा करने लगते हैं। अब तो नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लग जाते हैं। इधर सेठ जिससे कम दाम में अनाज खरीदता था वह भी अपना अनाज महंगे दामों में बेचने लगता है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है। सेठ को मुनाफा नहीं होता है और धीरे धीरे करके सेठ गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर सेठ बड़ा चिंतित हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार से परेशान होकर बगीचे में बैठा था। तभी वह कौवा उड़ता हुआ आता है और कहता है कि सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है कि हे कौवा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा करना शुरू कर दिया है, जिस कारण अब मेरा धंधा बैठता जा रहा है। सेठ की ऐसी बातें सुनकर कौवा कहता है कि सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है कि हाँ कौवा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने अपनी पत्नी को बताया था कि इस प्रकार मैं अनाज का व्यापार करके और धन अर्जित करता हूँ। अब क्या था, कौवे को सारी बात समझ में आ जाती है। कौवा कहता है कि सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि चाहे कितने भी सगे हो लेकिन यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कभी गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि सेठ जी, एक समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन नहीं जुटा पाता था।
कौवा कहता है कि सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख है। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बड़ा मुश्किल है। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, जी अपने पास तो धन ही नहीं है, सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो किस तरह से अपने बच्चों को पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लो। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ता है। अब वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके आ रहा था। बेचारा थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाएं थी, उसकी जड़ जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, बरगद के नीचे वह आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सर्प आया और वह सर्प उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सर्प को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और यह अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस वृक्ष की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सर्प को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सर्प इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे मनुष्य के हो या किसी पक्षी के हो, बच्चों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। उधर सर्प उन बच्चों के नजदीक पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठा और खट से बरगद पर चढ़ गया। उसने उस सर्प को मार दिया और नीचे फेंक दिया और फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। इधर तोता और मैना उसी समय अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को अपने पास आया देखकर तोता मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और वह उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य लेटा है, यह मनुष्य तो आज हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी मनुष्य ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। यदि यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता मैना बड़े खुश होते हैं। तोता मैना उस गरीब आदमी के पास पहुँचे और बोले, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का हारा थका था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा तो मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। तोता मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों की होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही तो जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज यह कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो जाता है।
सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए, उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वह निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौटकर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वह बड़े खुश होते थे और उस गरीब आदमी का खूब धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 5 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता मैना से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं, अब इन्हें कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ में लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पति देव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया, है प्यारी, मैं बीते 5 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था, उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है, इन्हें बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, अब तो वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह आराम की जिंदगी जीने लगता है। उस नगर का एक राजा था। एक दिन की बात है, राजा बहुत ही अजीब रोग से ग्रसित हो गया। अब तो नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से राजा का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी तो बच सकती है अगर आपको तोता के बच्चे का मांस मिल जाए। तो अगर आप किसी तोता के बच्चे का मांस खा लेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार अपने वैद्य की बात सुनकर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे यह बात राजा के पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोता की तलाश में इधर उधर लग गए पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी तो बातों ही बातों में तोता की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोता का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता को लाना कोई इतना आसान काम नहीं है। जब गरीब व्यक्ति की पत्नी ने अन्य महिलाओं के मुंह से सुना कि यहाँ के राजा साहब बीमार हैं और राजा साहब ने यह घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा तो राजा साहब उसे सोने के सिक्कों से मालामाल कर देंगे। यह बात सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी कहने लगी, अरे बहनों, तोता को लाना कौन सी बड़ी बात है? मेरे पति तो 5 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं, वह एक नहीं अनेकों तोताओं को ला सकते हैं। इतना कहने के बाद उस आदमी की पत्नी अपने घर को चली आई। इधर नगर की स्त्रियों ने उस स्त्री के मुख से जो अपने पति की इतनी तारीफ सुनी थी, अब सभी स्त्रियों ने जाकर यह बात अपने अपने पतियों से बताई और दूसरी स्त्रियों से भी कही। अब तो धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। अब तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश देकर उस आदमी को पकड़वा लिया और उससे कहा कि आप तो तोता और मैना के पास रहे हो, हमारे लिए एक तोता का बच्चा लाकर दे दो, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे।
इतनी बात सुनकर वह आदमी घबरा गया, कहने लगा, महाराज आप मेरे प्राण ले लो पर मैं आपको तोता के बच्चे लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर यहीं पर पड़ता है। जहां उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आ जाए तो वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा के मुख से इन बातों को सुनने के बाद वह गरीब आदमी एकदम से घबरा उठा। उसने सोचा कि अब मुझे कुछ भी करके तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। अब तो वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, कहने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं? तुमने हमारे बारे में यह बातें नगर में उन स्त्रियों से जाकर क्यों कहीं? और यही बात धीरे धीरे राजा तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूँ? जिन तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन दिया, रहने को नया घर दिया, पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उन्हीं के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली, आपके घर में कितना धन है, आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। दूसरा, घर में अपने आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरा, आपसी लड़ाई झगड़े की बातें, आपसी मतभेद की बातें, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथा, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं, अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ जाए, वह बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खास करके उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो, आपसी रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं, स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर के अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? पत्नी कहने लगी, पति देव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वह बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से ऐसा कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोता के बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का जो राजा है वह बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, है माता पिता, उस आदमी ने ही हम सब की जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब तो वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट जाता है
और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कह देता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके मांस को खा जाएंगे। नौकर इधर पिंजरा लेकर महल में रख देता है। अब क्या होता है कि राजा का एक बेटा था, वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे कुछ नहीं पता था कि यह तोता पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोता का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर से तोता को पिंजरे में बंद देखा तो राजकुमार उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अब इस प्रकार अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरे को खोलता है तो वह तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। अब तो धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोता को छोड़ दिया है और अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने तुरंत राजकुमार को अपने पास बुलाया और गुस्से में उससे बोला, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोता के बच्चे को क्यों छोड़ दिया। राजकुमार बहुत घबरा जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को उस पर बड़ा क्रोध आता है। राजा उसे नगर से निकालने का आदेश दे देता है। अब तो राजा के सैनिक राजा के बेटे को ले जाकर नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोता का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि मुझे राजा के बेटे ने आजाद कर दिया है। तोता मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा कि पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, पर वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ, जाकर उसकी मदद करो। तोता का बच्चा उस राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही समझ जाता है कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, हे पक्षी, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तो राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक पक्षी ही सही, कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तो वह तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वह दोनों नगर के एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रेखा था। राजकुमारी रेखा बड़ी ही सुंदर थी। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे नगर में हुआ करती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे, तभी वहां राजा की कन्या रेखा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आती है। तो राजकुमारी को देखकर राजकुमार तो वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है लेकिन वह तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। इधर राजकुमार राजकुमारी रेखा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलकर राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे कुछ भी करके उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और उससे तुम कैसे मिल सकते हो। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, अब तो तोता राजकुमारी रेखा के पास जाता है।
राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक लगे हुए थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और वह जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारा देखता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर तो राजकुमारी से मिलना बड़ा मुश्किल है। तुम एक काम करो, अपना रूमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रूमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रूमाल लेकर जाता है और राजकुमारी के पास रखकर चला आता है और उधर से राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। इधर जब सुबह का समय हुआ तो राजकुमारी रेखा नींद से जागती है और वह देखती है कि उसकी चुनरी वहाँ नहीं है और अपने पास रखे रूमाल को देखती है तो एकदम से राजकुमारी समझ जाती है कि रात्रि में जब मैं सो रही थी तब जरूर कोई पुरुष मेरे कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रूमाल रखा हुआ था। राजकुमारी एकदम व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। राजकुमारी सिपाहियों से पूछती है कि रात्रि में मेरे पास कौन आया था। तब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब तो राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी जाती है। अगली रात होती है तो तोता फिर राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र के द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर चला आता है। अगले दिन राजकुमारी जब सोकर उठती है और चिट्ठी को पढ़ती है तो चिट्ठी में लिखा था कि हे राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन बगीचे में उसे कोई पुरुष नजर ही नहीं आ रहा था। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा था जो उस दिन उसने देखा था। तोता ने राजकुमारी से कहा है, राजकुमारी तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को तुम बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि मैं उसे बंदी नहीं बनाऊंगी, मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी सूरत को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास में आकर बैठ जाता है और बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए थे? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार अपनी पूरी कहानी उसे सुनाता है। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद में राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो जाती है। अब तो रोजाना राजकुमारी रेखा उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा है, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद में वह एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत गया था। वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता था। कौवा आगे कहता है कि सेठ जी, एक दिन क्या होता है कि उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोता का एक पंख जल जाता है। तब तोता ने कहा, देखिए मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब तो आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ में देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख उगने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इस प्रकार से वह दोनों, राजकुमार और उसकी पत्नी, अपने नगर के लिए चल देते हैं।
चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार क्या देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहा को उस नाविक ने हटा दिया तो राजकुमार कहने लगा कि अरे यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है तो चढ़ जाने दो। जब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दो तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा उस नाव के अंदर जाता है तो वह नाव में अंदर जाकर छुप जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में वह क्या देखते हैं कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगता है। उसी चूहे ने उस नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था। इसी वजह से नाव में पानी भरने लगता है और जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी के अंदर डूबने लगी और धीरे धीरे जब नाव पूरी डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे और पानी के बहाव से राजकुमार बहता हुआ पानी की धार में बहुत दूर पहुंच गया। इधर राजकुमारी रेखा भी उसी पानी में बहती बहती एक राजा के बगीचे में जा पहुंची तो उस बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब उस सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और उस सुंदर राजकुमारी को देखकर वह राजा वहां से उसे उठाकर अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं, राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने राजकुमारी रेखा के चेहरे को पहले ही निहार रखा था। अब तो वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा है, राजकुमारी तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ में रहो। राजकुमारी रेखा जो थी वह बड़ी ही बुद्धिमान थी। राजकुमारी ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इस समय राजा को विवाह करने से मना करती हूँ तो राजा मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। रेखा बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब तो राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। जैसे ही वह राजकुमार वहां पर पहुंचा है तो राजकुमारी उन गरीब लोगों को भोजन करा रही थी तो एकदम से राजकुमारी उसे देखकर पहचान लेती है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने एकांत में अपने राजकुमार को बुलाया और सारी बात राजकुमार को कह सुनाई और कहा है, स्वामी आप आराम से यहीं पर रहिए और इसी राजा की नौकरी की जब हमें मौका मिल जाएगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो जाता है। अब वह राजकुमार भी राजा का नौकर बनकर उसी के महल में रहने लगता है और राजकुमारी रेखा की सहायता करने लगता है। राजकुमार भी अब राजकुमारी के साथ में गरीब लोगों को भोजन परोस कर देने लगा, लेकिन यह बात उस राजा को नहीं मालूम थी कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उस राजकुमार को अपना नौकर समझता था। इस प्रकार से राजकुमारी रेखा राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आता है। अब तो उसका नया पंख निकल आया था। जब वह दाना चुगने आता है तो राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लेता है। इधर राजकुमारी रेखा ने उस तोता को देखा तो उसकी आंखों में एकदम आंसू छलक आए। उन्होंने उस तोता को पूरी कहानी सुनाई कि हम इस प्रकार से यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ के राजा को भी नहीं पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तब वह तोता कहने लगा, है राजकुमार आप किसी बात की कोई चिंता मत करो, आज इस राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे तो हम उसी समय तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। वही हुआ। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी निद्रा में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय पर मौका देखकर राजकुमारी और राजकुमार उस महल से निकल चलते हैं।
और वहां से निकलकर रात ही रात में वह राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देख करके राजकुमार का पिता अब बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत ही बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोता ने की जिसे तुम मारकर खा जाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं, उसी ने मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से उस तोता की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है और उसी दिन से राजा ने यह प्रण किया कि आज से कोई भी हमारे राज्य में पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सारे लोग पशु पक्षियों को दाना देंगे। इतनी कहानी कौवा सेठ जी को सुनाता है और बताता है कि देखा सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, हमारा आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।